जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई जो दूसरी प्रमुख अवधारणाएं हैं, उनमें से प्रमुख अवधारणा नगरीकरण के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी ज़रूरी जानकारी आपको मिले उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नगरीकरण क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। नगर वास्तव में सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। हालांकि नगरीकरण के बारे में जो समाज वैज्ञानिक हैं उनके विचारों में मतभेद है। नगरीकरण एक ऐसा विषय है जिसकी परिभाषा या अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम नगर की अवधारणा की बात करें तो भारत में जो नगर की अवधारणा है वो सदियों पुरानी है। हमारे यहाँ जो नगरों का विकास है वो वैदिक काल से, रामायण काल से या महाभारत काल के समय में भी नगरों का अस्तित्व रहा है। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि औद्योगिकरण के बाद भारत में नगरों का तेजी से विकास हुआ है और वैश्वीकरण का दौर आने के बाद तो भारत में नगरीकरण की गति और दिशा में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। पश्चिमी देशों या विकसित देशों की तर्ज पर हमारे यहाँ भी, भारत में भी शहरों का विकास हो रहा है, नगरों का विकास हो रहा है और हमारे यहाँ जो है नगरों को, शहरों को विकास के एक नए मापदंड के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान समय में जो भारत में जो आबादी है, भारत की जो ग्रामीण आबादी है, वो अपने आधुनिक सुख सुविधाओं के लिए या बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने घर बार को छोड़ करके नगरों की तरफ पलायन कर रही है, जिसके कारण से जो परंपरागत जो भारत का जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है वो परिवर्तित हो रहा है। यानी जो भारत में जो नगरों की तरफ ग्रामीण समुदाय के लोगों का नगरीय समुदाय की तरफ जो पलायन हो रहा है, उस पलायन के परिणाम स्वरूप भारत में जो परंपरागत जो सामाजिक ढांचा है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में ये जो नगरीकरण का जो दौर चल रहा है, इस नगरीकरण की प्रक्रिया ने भारत की जो परंपरागत सामाजिक संरचना है उसमें आमूलचूल परिवर्तन उत्पन्न किया है। नगरीकरण क्या है या नगरीकरण से हम क्या समझते हैं, इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए सबसे पहले हमें नगरों का अर्थ जानना जरूरी होता है, क्योंकि नगरीकरण की प्रक्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो नगर का निर्माण करती है। नगरीकरण का मतलब होता है नगरों का निर्माण करना। तो इस तरह से जब तक हम नगर क्या है, उनका अर्थ क्या है, इसको ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते हैं, नहीं जानते हैं, तब तक हम वास्तव में नगरीकरण की प्रक्रिया के अर्थ को वास्तव में नहीं समझ सकते। नगर क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में हम लोग बात करते हैं तो भारत में एक नगर पालिका, निगम या छावनी क्षेत्र जो है ये नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, नगर के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त वे सभी क्षेत्र जिनमें कम से कम 5000 की जनसंख्या हो और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनमें से 75% लोग, यानी वहाँ की जनसंख्या का, कामकाजी जनसंख्या का 75% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य के अलावा किसी दूसरे कार्य करने में संलग्न हो। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक है, तो भारत में ऐसे क्षेत्रों को नगर के रूप में परिभाषित किया जाता है या उनको नगरीय क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, उनको नगरीय क्षेत्र माना जाता है। तो भारत के संदर्भ में
जिसमें ऐसा क्षेत्र जिसमें 5,000 की जनसंख्या हो, वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या का 75% लोग गैर कृषि कार्यों को करते हों, और उस क्षेत्र में जो जनसंख्या घनत्व है वो मिनिमम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो ऐसे क्षेत्र को, ऐसे परिक्षेत्र को हम लोग नगरीय क्षेत्र या नगर की संज्ञा देते हैं, नगर से संबोधित करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नगरीकरण के बारे में। नगरीकरण है क्या? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो नगरों के निर्माण करने की प्रक्रिया है, यानी नगरों के निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसके विकास से, उसके विस्तार से संबंधित है। तो नगरीकरण के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि नगरीकरण एक ऐसा विषय है जिसकी परिभाषा या जिसका अर्थ अलग अलग जो विद्वान हैं उनके द्वारा अलग अलग प्रकार से दी गई है। मोटे तौर पर नगरीकरण नगर में रहने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि होने से संबंधित है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक ग्रामीण परिक्षेत्र के जो जीवन से संबंधित लोग हैं वो अपने परिवेश को परिवर्तित करके शहरी परिवेश में बदल लेते। यानी नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक ग्रामीण परिवेश के जीवन से शहरी परिवेश के जीवन में परिवर्तन होता है। तो कुल मिलाकर के नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का पलायन होता है, और यह प्रक्रिया, नगरीकरण की प्रक्रिया अक्सर औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण से जुड़ी हुई मानी जाती है। यानी जब किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण जैसी सामाजिक प्रक्रियाएं क्रियाशील होती हैं, तो उन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उस अमुक क्षेत्र में धीरे धीरे जो है वो नगरीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है, नगरीकरण का विस्तार होता है, नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। समाज शास्त्र में अगर हम लोग नगरीकरण की बात करें तो समाज शास्त्र में ग्रामीण समाज या परिवेश का शहरी पर्यावरण में परिणत होना या ग्रामीणों द्वारा नगरीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना नगरीकरण कहलाता है। यानी सोशियोलॉजी में नगरीकरण से जो हमारा आशय है वो एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें जो ग्रामीण समाज के लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, वो धीरे धीरे अपने परिवेश को, अपने जीवन मूल्यों को बदल करके शहरी पर्यावरण में के जीवन मूल्यों को आत्मसात कर लेते हैं, या कह लीजिए कि धीरे धीरे अपने परिवेश को परिवर्तित करके नगरीय पर्यावरण या शहरी पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को बदल लेते हैं। तो इस तरह से ग्रामीणों द्वारा नगरीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना, नगरीय जीवन के मूल्यों को आत्मसात करना ही इसे हम नगरीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जब ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी में समानुपातिक वृद्धि होती है तो उसे हम नगरीकरण कहते हैं। कहने का हमारा आशय ये है कि जब ग्रामीण आबादी पलायित करके धीरे धीरे शहरों की ओर जाती है और नगरों में जाकर के, शहरों में जाकर के धीरे धीरे वो अपने परिवेश को परिवर्तित करके नगरीय परिवेश के अनुरूप बदल लेती है, तो इस प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण की अवधारणा को और अधिक अच्छे से और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए नगरीकरण की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इन परिभाषाओं के माध्यम से हम नगरीकरण क्या है या नगरीकरण की प्रक्रिया से हमारा आशय क्या है, इसको वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते। जैसे कि पहली जो परिभाषा दी गई है जिसमें PM हासर ने कहा कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शहरों का विस्तार यानी शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती। इसी तरह से जो दूसरी परिभाषा दी गई है वो DF पोकाक के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। मेरी समझ से ये परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है, जिसमें पोकाक ने कहा कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं और
नगरों के प्रभाव में उनके तौर तरीकों में परिवर्तन आ जाता है। यानी नगरीकरण की प्रक्रिया से जो पोकाक का आशय है एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं, और वहाँ पर जाने से धीरे धीरे उनके तौर तरीकों में परिवर्तन आता है और धीरे धीरे वो नगरीय संस्कृति या नगरीय जो तौर तरीके हैं उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। इसी तरह से किंग्सले डेविस ने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए बताया कि नगरीकरण समस्त जनसंख्या की नगरीय आबादी में समानुपातिक वृद्धि है। यहाँ पे डेविस का मानना है कि जैसे जैसे जो नगरीय जनसंख्या का विकास होता है यानी जो नगरीय आबादी है उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे हम नगरीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। इसी तरह से स्मेल्स ने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए बताया कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गांव से शहर की ओर प्रवास होता है जिससे नगरीय आवासीय वातावरण में परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो अगली परिभाषा दी गई है वो जी.डी. मिचेल के द्वारा दी गई है। जी.डी. मिचेल ने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए बताया कि कृषि आधारित पेशों को छोड़कर औद्योगिक पेशे को अपनाने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ये बहुत छोटी परिभाषा है और बहुत अच्छी परिभाषा है। अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है कि कृषि आधारित पेशों को छोड़कर औद्योगिक पेशे को अपनाने की प्रक्रिया को नगरीकरण से किसने संबोधित किया है। तो आप इसको नोट कर लें कि जी.डी. मिचेल ने कहा है कि कृषि आधारित पेशों को छोड़कर औद्योगिक पेशे को अपनाने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। तो इस तरह से ऊपर जो आपने 4-5 जो परिभाषाएं पढ़ी हैं, देखी हैं, नोट की हैं, उनके द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है, उनके आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रवास के द्वारा नगर की आबादी में वृद्धि होती है और नगरीकरण के माध्यम से कृषि केंद्रित पेशे से निकल करके धीरे धीरे औद्योगिक पेशों को अपनाया जाता है। यानी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर के एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित होने लगती है। और इसके साथ साथ नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि होती है। मैंने आपको पहले बताया कि नगरीकरण की प्रक्रिया में जो है वो नगरों की ओर प्रवास होता है, ग्रामीण आबादी का नगरों की ओर प्रवास होता है और इस प्रवास के कारण ही धीरे धीरे जो शहरी आबादी है उसमें वृद्धि होती है, उसकी जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो नगरों की तरफ पलायन को ही हम नगरीकरण नहीं कहते। नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो 2 विशेषताएं इसकी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो ये कि नगरीकरण के अंतर्गत जो कृषि आधारित जो पेशे हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसकी जगह पर औद्योगिक पेशों का विकास होने लगता है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता प्रदर्शित होती है नगरीकरण की वो ये कि नगरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के जीवन शैली में बदलाव आता है और नगरीकरण के माध्यम से लोग जो हैं वो धीरे धीरे जो ग्रामीण परिवेश है उसको छोड़ करके जो नगरीय जीवन शैली है उसको आत्मसात करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। इस तरह से नगरीकरण क्या है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। नगरीकरण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इसकी कुछ विशेषताओं को बताया जा सकता है, विशेषताओं का उल्लेख किया जा सकता है। इन विशेषताओं के माध्यम से आप नगरीकरण क्या है उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे नगरीकरण की विशेषता के अंतर्गत ये बताया गया है कि नगरीकरण के अंतर्गत बड़े पैमाने पर समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता है। जाहिर सी बात है कि जब औद्योगिकरण आता है तो उस औद्योगिकरण के माध्यम से, फैक्ट्री प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति के कार्यों का बंटवारा होता है और व्यक्ति अपने कार्यों को करने से धीरे धीरे उसमें विशेषीकरण आता है। नगरीकरण के अंतर्गत कार्यों को करने के लिए मशीनों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर होता है। नगरीकरण में
क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि नगरीकरण की व्यवस्था के अंतर्गत धीरे धीरे जो कृषि आधारित जो पेशे हैं उनकी समाप्ति होती है और मशीनों पर आधारित जो व्यवस्था है उसका विकास होता है। नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो परंपरागत मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसकी जगह पर जो आधुनिक मूल्य हैं, आधुनिक जो संस्कृति के जो तत्व हैं, आदर्श हैं, वो धीरे धीरे समाज में हावी होने लगते हैं। इसके अलावा नगरीकरण के अंतर्गत जो प्राथमिक समूहों के जो महत्व में वो कमी आती है और धीरे धीरे द्वितीयक समूहों के महत्व का विकास होता है, द्वितीयक समूहों का निर्माण होता है। इसके अलावा नगरीकरण के अंतर्गत समाज में गतिशीलता में वृद्धि होती है, यानी सामाजिक गतिशीलता जो है वो पाई जाती है। नगरीय संस्कृति की या नगरीकरण की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं वो बड़ी तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में परिवर्तन कर लेते हैं। अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए, अपनी स्थिति को बदलने के लिए वो परिवर्तन के प्रेमी होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में या एक व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय को अपनाने में वो किसी तरह का कोई संकोच या किसी तरह का कोई हिचक नहीं करते हैं। इसके अलावा नगरीकरण के अंतर्गत जो समाज का जो वातावरण होता है वो मानव निर्मित होता है और परिवर्तनशील होता है। यानी जो नगरीय संस्कृति की, नगरीकरण की जो विशेषता होती है कि नगरीकरण जो है वो वास्तव में मानव निर्मित होता है और ऐसे में नगरीकरण जो है वो परिवर्तनशील होता है, चूँकि नगरीय समाज के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता एक प्रमुख विशेषता के रूप में विद्यमान होती है। नगरीकरण की एक अन्य जो प्रमुख विशेषता है वो है एक प्रत्याशा की मनोवृत्ति। एक प्रत्याशा की मनोवृत्ति का मतलब ये हुआ कि नगरीकरण के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वो एक तरह से अपनी इस आशा में जीते हैं कि जो कुछ भी समाज में परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे उस परिवर्तन को वो स्वीकार कर लेते हैं। यानी जो नगरीय जीवन के लोगों में एक प्रत्याशा की मनोवृत्ति पाई जाती है और जब कभी भी शहरों में कुछ परिवर्तन होता है तो उससे वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति में कुछ भी परिवर्तन होने जा रहा है। कहने का आशय यह है कि जैसे जैसे शहर परिवर्तित होते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ के लोग भी परिवर्तित होते जाते हैं, क्योंकि शहरी लोगों में जो समायोजन करने की जो क्षमता है वो ग्रामीण लोगों में समायोजन करने की क्षमता से अधिक वहाँ पे ये क्षमता पाई जाती है। तो इस तरह से उपरोक्त विशेषताओं के माध्यम से हम नगरीकरण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि नगरीकरण किस तरह की प्रक्रिया है और नगरीकरण के अंतर्गत मूल रूप से कौन कौन सी विशेषताएं विद्यमान होती है। अब हम लोग बात करते हैं नगरीकरण के कारण की। जैसा कि हमने आपको बताया कि नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो परंपरागत जो मूल्य हैं, आदर्श हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और उसकी जगह पर आधुनिक मूल्यों का निर्माण होता है, आधुनिक मूल्यों का विकास होता है। तो वास्तव में ये जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो होती क्यों? नगरीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के 3 मुख्य कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है औद्योगिकरण, दूसरा है रोजगार और तीसरा है बेहतर सुविधाएं। आप जानते हैं कि औद्योगिकरण के कारण ही वास्तव में नगरों का तेज़ी से विकास हुआ है। जो ग्रामीण आबादी है वो शहरों की ओर जो पलायन कर रही है, प्रवास कर रही है, उसका एक मुख्य कारण है कि नगरों में फैक्ट्रियां लगी, कल कारखाने लगे हैं और उनके माध्यम से, उन फैक्ट्रियों कल कारखानों के माध्यम से उनको रोज़गार मिलता है और उस रोज़गार के माध्यम से धीरे धीरे जो उनकी सुख सुविधाएं हैं, जो बेहतर सुविधाएं हैं, वो नगरों में उनको प्राप्त होती हैं। इस कारण से औद्योगिकरण के कारण, रोज़गार के कारण और एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ग्रामीण समुदाय के लोग धीरे धीरे शहरों की ओर प्रवास करते हैं, जिसके कारण से ही ये नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से विकसित होती चली जाती है। जैसे जैसे औद्योगिकरण का विकास होगा वैसे वैसे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और उस रोज़गार के अवसर प्राप्त होने से धीरे धीरे लोगों को जो जीवन स्तर है उसमें भी परिवर्तन आएगा, उसमें सुधार होएगा। इसलिए जो
नगरीकरण है वो औद्योगिकरण, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, बेहतर जीवन स्तर की सुविधाओं या बेहतर जो है वो जीवन स्तर के लिए के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तो ये जो औद्योगिकरण है, रोजगार है और बेहतर सुविधाएं हैं, ये तीन ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण से नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी से विकास होता रहता है। धीरे धीरे जो ग्रामीण समुदाय हैं उसके लोग शहरों की ओर आकर्षित होते हैं, शहरों की ओर पलायित करते हैं, वहाँ पे जाकर के प्रवास करते हैं और अपने रोजी रोटी के लिए, बेहतर सुख सुविधाओं के लिए धीरे धीरे नगरों में बस जाते हैं और नगरीय संस्कृति को स्वीकार कर लेते हैं, नगरीय संस्कृति को आत्मसात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नगरीकरण के सामाजिक परिणामों के बारे में, यानी नगरीकरण की प्रक्रिया का समाज के ऊपर, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और नगरीकरण जो है वो सामाजिक संरचना को, सामाजिक ढांचे को किस तरह से परिवर्तित करता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो नगरीकरण जो है वो सामाजिक व्यवस्था में किस तरह के परिवर्तन उत्पन्न करता है। उन परिवर्तनों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नगरीकरण के परिणाम के बारे में, नगरीकरण से उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के बारे में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। एक विचारधारा है जिसको बोलते हैं विघटन मॉडल और दूसरा जो विचारधारा है उसको हम लोग अनुकरण मॉडल बोलते हैं। तो जो दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक विघटन मॉडल, दूसरा अनुकरण मॉडल। तो जो विघटन मॉडल है वो ये कहता है, उसको हम लोग दूसरे शब्दों में शिकागो विचारधारा से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि इस विचारधारा का जो विकास हुआ है वो अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ है। इस कारण से इस मॉडल को, इस विचारधारा को हम लोग शिकागो विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि वास्तव में नगरीकरण की प्रक्रिया के प्रभाव से जो परंपरागत सामाजिक संरचना की समाप्ति होती है, यानी नगरीकरण की प्रक्रिया को एक विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो समाज की जो परंपरागत सामाजिक संरचना है उसको विघटित करके, उसको प्रभावित करके उसको समाप्त करती है और उसकी जगह पर एक नई प्रकार की व्यवस्था को निर्मित करती है। तो जो विघटनकारी मॉडल है उससे संबंधित जो विचारक हैं, जैसे कि लुई वर्थ, रॉबर्ट पार्क, बर्जिस, मैकेंजी या हाजलिट्स, ये जो समाज शास्त्री हैं, हाजलिट्स जो हैं, इन लोगों ने का जो विचार है उनका ये मानना है कि नगरीकरण जो है वो एक विघटनकारी प्रक्रिया है जो समाज में जो परंपरागत सामाजिक ढांचा है उस परंपरागत सामाजिक ढांचे को परिवर्तित करती है और उसको समाप्त करके एक नई तरह की व्यवस्था, एक नई तरह की सामाजिक व्यवस्था को निर्मित करती है। इसके विपरीत जो अनुकरण मॉडल है, अनुकरण मॉडल जिसको हम लोग कृत्रिम मॉडल भी कहते हैं, ये जो विचारधारा है वो अनुभवाश्रित विचारधारा है। इस विचारधारा में अनुभव को एक प्रमुख स्थान दिया जाता है। जो समाज वैज्ञानिक हैं वो अपने अनुभव के आधार पर, क्षेत्र कार्य अध्ययन के आधार पर समाज का अध्ययन करते हैं और वो ये बताने का प्रयास करते हैं, उनका जो विचार है वो ये है कि उनका ये मानना है कि जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो वास्तव में विघटन के यथार्थ से काफ़ी दूर है। यानी जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो समाज में विघटन उत्पन्न करती है, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके एक नई प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करती है। इसके विपरीत जो अनुभवाश्रित या अनुकरण मॉडल के जो समाज वैज्ञानिक हैं उनका मानना है कि नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो वास्तव में समाज में विघटन उत्पन्न नहीं करती। उनका ये कहना है कि शहरों के अंतर्गत, नगरों के अंतर्गत पूरी तरह से शहरीता या नगरीयता नहीं होती है, बल्कि ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण नगरों में ग्रामीण जीवन की जो विशेषताएं हैं वो भी दिखाई देती हैं। यानी जो ग्रामीण जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से शहरी नहीं होते हैं, बल्कि उनके जो जीवन मूल्य हैं, जो व्यवहार प्रतिमान है, उसमें ग्रामीण जो जीवन प्रणाली है उसको भी देखा जा सकता है, उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी प्रदर्शित होती हैं। यानी इस तरह से
जो दूसरी वाली विचारधारा है जिसको हम लोग अनुभवाश्रित विचारधारा कहते हैं, इस विचारधारा की ये मान्यता है कि जो शहरों के अंतर्गत हम पूरी तरह से शहरी नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पे हम ग्रामीण जो जीवन प्रणाली है उसको भी अपनाते हैं, उसको भी ढोने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक संभव होता है हम ग्रामीण जो संस्कृति है उसको भी जीने का प्रयास करते हैं, और अगर संभव नहीं है तो फिर हम जो नगरीय विशेषता है उसको हम उसका अनुपालन करते हैं। तो इस तरह से अनुभवाश्रित विचारधारा की मान्यता है कि जो नगरों में एक तरह से कृत्रिम जीवन प्रणाली होती है, यानी जो नगरीय जो जीवन प्रणाली है और जो ग्रामीण जीवन प्रणाली है वो दोनों प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। इनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में तो ये जो विचारधारा है इसको प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। भारत जैसे देश में जो भारत के जो शहर हैं उनमें जो ग्रामीण सामाजिक विशेषता और नगरीय सामाजिक विशेषता दोनों को साथ साथ देखा जा सकता है। भारत में जो शहर हैं वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह से अपने को शहरी नहीं हो पाते हैं, वो पूरी तरह से शहरी नहीं हो पाते हैं, और उनके जो शहरों में रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, वो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था से, ग्रामीण जो जीवन मूल्य है उनसे जुड़े हुए होते हैं। यानी वो पूरी तरह से विशुद्ध रूप से शहरी संस्कृति को आत्मसात नहीं करते हैं, बल्कि उनके जीवन मूल्यों के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार की जो संस्कृतियां हैं उनके मूल्य, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो दोनों प्रकार की जो विचारधाराएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। पहली वाली विचारधारा ये कहती है कि नगरीकरण समाज में विघटन उत्पन्न करती है, जबकि जो दूसरी वाली विचारधारा है वो ये कहती है कि जो नगरीकरण है वो समाज में पूरी तरह से विघटन उत्पन्न नहीं करती है। हम पूरी तरह से नगरीय संस्कृति को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि हमारे यहाँ नगर और ग्रामीण दोनों प्रकार की संस्कृतियों का मिला जुला स्वरूप होता है, मिला जुला विशेषताएं दिखाई पड़ती। अब हम लोग बात करते हैं कि जो नगरीकरण की प्रक्रिया है वो वास्तव में सामाजिक संरचना को किस तरह से प्रभावित करती है, सामाजिक संरचना में वो कौन कौन से परिवर्तन उत्पन्न करती है। इसका एक सबसे प्रमुख उदाहरण है परंपरागत जाति संरचना में परिवर्तन। यानी नगरीकरण के माध्यम से जो जाति संरचना है उसमें परिवर्तन होता है, और जाति का जो परंपरागत व्यवसाय है उसमें परिवर्तन होता है। आज के दौर में, आज के समाज में जो हमारा जो परंपरागत जातीय व्यवसाय होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। नगरीकरण की प्रक्रिया में अब जाति आधारित जो व्यवसाय हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो उच्च जाति के जो लोग हैं वो दूसरी जातियों के जो व्यवसाय हैं वो कर रहे हैं, और जो निम्न जाति के जो लोग हैं वो अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ करके वो उच्च जातियों के व्यवसाय को स्वीकार कर रहे हैं या उसको अपना रहे हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि यद्यपि सभी जाति के जो लोग हैं वो पेशे के चुनाव में अपनी इच्छा के आधार पर पेशे का चुनाव करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के पेशे पर आज भी उनका एकाधिकार बना हुआ है, और ऐसा लगता है निकट भविष्य में ऐसा लगता है कि उनके इस एकाधिकार पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये उनका जो व्यवसाय है, परंपरागत जो पूजा पाठ वाला व्यवसाय है, उस व्यवसाय में किसी तरह की दूसरी जातियों की दखलंदाजी निकट भविष्य में दिखाई नहीं पड़ती है। नगरीकरण का जो दूसरा प्रमुख प्रभाव है, दूसरा जो परिवर्तन होता है नगरीकरण से, वो है छुआछूत की भावना में कमी आती है। नगरीकरण का जो हमारे भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता, जो छुआछूत जो है वो सबसे बड़ा दुर्गुण रहा है। इस दुर्गुण का नगरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाधान हुआ है, और नगरीकरण के दौर में, आज के इस दौर में अब इतना परिवर्तन आ गया है कि जो ब्राह्मण और जो दलित जाति के जो लोग हैं वो एक ही होटल में खाना खाते हैं, एक ही गाड़ी में बैठ करके सफ़र करते हैं और एक साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। तो इस तरह से ये जो छुआछूत की भावना है वो नगरीकरण की प्रक्रिया के आने से छुआछूत की भावनाओं में कमी आई है, छुआछूत की भावनाएँ धीरे धीरे समाप्त हो रही। इसके अलावा नगरीकरण के माध्यम से संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित हो रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। उनकी जगह पे एकाकी परिवार या एकल परिवार या छोटे परिवारों का विकास हो रहा है।
नगरीकरण का एक और प्रभाव है कि जातिवाद में वृद्धि हुई। हालांकि जो जातिगत पेशे हैं उसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन नगरीकरण के कारण जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत की भावना है, वो समाप्त तो हुई है, लेकिन जाति के नाम पर आज जो खुलेआम जो है वो राजनीति होती है। जाति के नाम पे वोट मांगा जाता है और जाति के नाम पर समाज को कई वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से नगरीकरण की प्रक्रिया ने जो जाति के जो परंपरागत व्यवसाय हैं और जो छुआछूत की भावना है उसमें कमी जरूर उत्पन्न की है, लेकिन इस व्यवस्था ने जातिवाद को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग दिया है। जाति नगरीकरण के कारण जो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वो ये होता है कि नगरीकरण के कारण जो हमारे प्राथमिक संबंध हैं, जो परंपरागत संबंध हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसकी जगह पर जो द्वितीयक संबंध हैं, जो औपचारिक संबंध हैं, वो संबंध या संविदात्मक संबंध हैं, वो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। नगरीकरण का एक दूसरा प्रभाव ये भी देखा जा सकता है कि नगरीकरण के माध्यम से जो कृषि का व्यापारीकरण होता है, यानी आज गांव में नए नए जो पेशे हैं वो धीरे धीरे विकसित हो जा रहे हैं। गांव में अब खेती के अलावा जो है वो जो शहरों में जो व्यवसाय होता था, जैसे मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन या हरी साग सब्जी या फूलों को उत्पादित करने का, उनको बेचने का काम भी किया जा रहा है। आज गांव में भी छोटी छोटी मशीनों के माध्यम से धीरे धीरे अपनी परंपरागत जो कृषि व्यवस्था है उसको परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी गांव में भी अब खेती का जो है वो परंपरागत रूप में नहीं की जा रही है और धीरे धीरे वहाँ पे जो नगरीय कल्चर है वो वहाँ पर हावी होती जा रही है। नगरीकरण के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण जो है वो संबंधों में भी वृद्धि हो रही है। यानी भारत जैसे देश में अगर हम देखें तो जहाँ पर नगरों में गांव का भी आपको वातावरण दिखाई पड़ेगा और गांव में भी आपको शहरी कल्चर की विशेषताएं दिखाई पड़ेंगी। यानी दोनों तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जो नगरीय जो संबद्धता है वो विकसित होती चली जा रही है। जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो नगरीय संस्कृति की विशेषताओं को, जैसे वॉशिंग मशीन हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, इसको धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं। और जो नगरीय कल्चर के लोग हैं, नगरों में रहने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे छोटे से लान में अपनी सब्जी उगा रहे हैं, फल फूल लगा रहे हैं और परंपरागत रूप में जो ग्रामीण संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसको स्वीकार रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। नगरीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है नगरीकरण से कि उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास हुआ। आज के दौर में जो संस्कृति है हमारी, वो नगरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे जो उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं वो गांवों तक पहुंचने में काफ़ी आसानी हुई, काफ़ी मदद मिली है। टीवी हुआ, रेडियो हुआ या घड़ी हुई या जो भी मशीनें हैं या जो फैंसी जो कपड़े हैं, इन सारी चीज़ों को अब गांव में भी आप इसको आसानी से उपलब्ध हो जा रही हैं। गांव में भी अब बाजारीकरण का दौर आ गया है। जो बहुत सारी ऐसी जो मार्केटिंग की जो कंपनियां हैं, ऑनलाइन जो सामानों को पहुंचाने का काम करती हैं, जैसे अमेज़ॉन हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ, तो इन कंपनियों के माध्यम से जो शहरी जो वस्तुएं थी, जो नगरों में पाई जाने वाली जो वस्तुएं थी, वो सारी की सारी वस्तुएं, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो, कलम हो, घड़ी हो, सिलाई मशीन हो या जूता चप्पल हो या कोई कपड़ा हो, ये सारी चीज़ें जो है, सारी वस्तुएं भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं अब गांव में भी देखी जा सकती हैं। नगरीकरण के माध्यम से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि जो शहर होते हैं वो आधुनिक शिक्षा का केंद्र होते हैं। तो इस कारण से नगरों में जो तेज़ी से जो शिक्षा का विकास होने से, नगरों को आधुनिक शिक्षा का केंद्र होने के कारण से इसका असर ये हो रहा है कि धीरे धीरे लोग पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के महत्व के प्रति धीरे धीरे आकर्षित हो रहे हैं। आज गांव में भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है। यानी जो आधुनिक शिक्षा का जो महत्व है वो शहरों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि गांव में भी उसे ही उतना महत्वपूर्ण समझा जा रहा है, गांव में भी उतना महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। इस नगरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि स्त्रियों की स्थिति में, परंपरागत स्थिति में परिवर्तन हुआ है। आज के इस दौर में जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पहले की तुलना में स्वतंत्र हो चुकी हैं।
उनके यहाँ पर्दा प्रथा समाप्त हो चुकी है। वो अस्पतालों में, स्कूलों में, महाविद्यालयों में या प्राइवेट दफ्तरों में, सरकारी विभागों में वो काम करती हुई पाई जा रही हैं। घरों के अंतर्गत भी, घरों के अंदर भी वो पुरुषों के साथ बैठ कर के निर्णय ले रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नगरीकरण के आने से जो पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और जो स्त्रियों की जो परंपरागत स्थिति है वो परिवर्तित हो रही है, उसमें सुधार हो रहा है। नगरीकरण के कारण धर्म का राजनीतिकरण भी हुआ। नगरीकरण के कारण जो हमारे जो अंधविश्वास हैं उनमें तो पहले की तुलना में काफ़ी कमी आई है, लेकिन जैसे जाति के नाम, जाति का जो राजनीतिकरण हुआ है, वैसे जो है वो आज के दौर में धर्म का भी राजनीतिकरण हो रहा है। धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक संप्रदाय के रूप में हिंदुओं और मुस्लिम की को भावनाओं को भड़काने के रूप के लिए जो विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो वोट को प्राप्त करने के लिए वो उनके द्वारा जो है वो धर्म का राजनीतिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। और वो एक धर्म के और दूसरे धर्म के लोगों को आपस में लड़ा करके उनका वोट प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि नगरीकरण के माध्यम से धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है। अल्पसंख्यक कट्टरवाद या जो संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी भावनाएं भी नगरीकरण के कारण उत्पन्न हो रही हैं। नगरीकरण का एक सबसे प्रमुख प्रभाव ये है कि नगरीकरण के कारण ही वास्तव में सभ्यताओं का विकास हुआ है। जो भी आधुनिक संस्कृति है, जो नए नए जो सामाजिक मूल्य हैं, जो नए नए प्रकार की खोजें हैं, आविष्कार हैं, या कह लीजिए कि भौतिक सुख सुविधा के जितने भी संसाधनों का जो विकास हुआ है वो वास्तव में नगरीकरण के माध्यम से ही हुआ है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आप नगरीकरण क्या है, नगरीकरण के नगरों का क्या अर्थ है, नगरीकरण की विशेषताएं क्या हैं और नगरीकरण को लेकर के विभिन्न विद्वानों के क्या विचार हैं, इसको आप समझ पाए होंगे। इसके साथ साथ नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसके कारण क्या हैं और नगरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाज में, सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन, कौन कौन से विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं, इसको आप समझ पाएंगे होंगे। आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से नगरीकरण की प्रक्रिया को आप समझ पाए होंगे। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर करें। साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, इसको ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें।